नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण में शुक्रवार को कुल 68.49% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर यह मतदान हुआ है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका था और शाम 6 बजे तक चला था। राजस्थान में लोकसभा की वोटिंग खत्म हो गई है। इस बीच फलौदी सट्टा बाजार पर सबकी पैनी नजर है। इसको लेकर फलौदी वालों ने नए भावों को भी जारी कर दिया है, जो भाजपा को चिंतित कर सकते हैं और कांग्रेस को उत्साहित कर सकते हैं। चुनाव के लिए फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान में दोनों चरणों की सीटों के लिए ताजा भाव जारी किए हैं। इसके तहत पहले चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों की हार की संभावना है। पहले चरण की 12 सीटों के बारे में फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार झुंझुनू और चुरू जैसे कई स्थानों पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। इसका मतलब है कि यहां पर कांग्रेस को विजयी माना जा सकता है, जबकि सीकर सीट पर इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच मजबूत मुकाबला है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही का कहना है कि राजस्थान में 8 से अधिक सीटों पर तगड़ा मुकाबला है और कांग्रेस हो सकता है कि 8 के करीब सीटों पर जीत भी जाए। कुल मिलाकर 25 की 2500 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार फंसी हुई नजर आ रही है। विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को झटका लगा है। चुनाव में धार्मिक आधार पर वोट मांगने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है। बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार और सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा है कि तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की शनिवार को बैठक होगी। इस बैठक में रायबरेली, अमेठी और कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि CEC की बैठक शनिवार शाम होगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने फिलहाल इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम से जुड़े सवाल पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पूरे देश को प्रिय है। किसी भी राज्य की किसी भी सीट से मांग आएगी कि गांधी परिवार से कोई लड़ जाए। यूपी महत्वपूर्ण राज्य है। हमारी पार्टी का यूपी से ऐतिहासिक रिश्ता है। गांधी परिवार का भी यूपी से ऐतिहासिक रिश्ता है। रिश्ते लंबे चलेंगे और मजबूती से चलेंगे। लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर फिर से बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए गोमांस खाने का अधिकार देना चाहती है। योगी ने कहा कि लोग अल्पसंख्यकों को उनके पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं। इसका मतलब है ये गोकशी की छूट देने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये बेशर्म लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, जबकि हमारा शास्त्र गाय को विश्व माता कहता है। उस गाय को ये कसाईयों के हाथों देंगे। क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है? मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वीवीपैट को लेकर जिस याचिका को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। फिर भी प्रधानमंत्री का कहना है कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए करारा तमाचा है और हमें देश से माफी मांगनी चाहिए। याद रहे कि कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न केवल अवैध माना था, बल्कि उसे असंवैधानिक करार देकर प्रधानमंत्री को करारा तमाचा मारा था। माफी तो वास्तव में प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्कीम के माध्यम से निम्न 4 तरीकों का इस्तेमाल करके 5 वर्षों में 8,200 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। नंबर 1, प्रीपेड रिश्वत, चंदा दो धंधा लो। नंबर 2, पोस्टपेड रिश्वत, ठेका लो घूस दो। नंबर 3, पोस्ट रेट रिश्वत, हफ्ता वसूली। और 4, फर्जी कंपनियां। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने पार्टी या विपक्षी गुट एमपी द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने पर निराशा जाहिर की और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो चुनाव प्रचार से हट रहे हैं।
खड़गे को लिखे पत्र में खान ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे और राज्य कांग्रेस अभियान समिति से भी इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो कल वाराणसी में थे और लोगों से मोदी के फरमान पर प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के बारे में सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मोदी को वहां प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष धर का नामांकन रद्द हो गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी धर ने हाल ही में चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस से इस्तीफा दिया था। चुनाव आयोग ने देवाशीष धर का नामांकन इसलिए रद्द किया क्योंकि वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पेश करने में विफल रहे। उन्होंने पिछले महीने आईपीएस पद से इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन वो इस्तीफे के बाद अंतिम रिलीज ऑर्डर दाखिल नहीं कर सके। टीएमसी और ममता बनर्जी इस अधिकारी पर लगातार हमलावर रहे थे। विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह खान को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी चरमपंथियों के एक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल भी हुए हैं। ये हमला मोइरांग थाना क्षेत्र के मैतेई बहुल नारायण सेना गांव में शनिवार तड़के करीब 1 बजे के आसपास किया गया। यूक्रेन के खिलाफ हमले में रूस की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने चीन को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर चीन रूस को वो सामान देना बंद नहीं करेगा जो यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो वॉशिंगटन सख्त कदम उठाएगा। ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कहा कि कोल्ड वॉर के बाद यूरोप की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है और चीन उसके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि ब्लिंकन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि अमेरिका किस तरह का कदम उठा सकता है। शंघाई में खेले जा रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने शीर्ष वरीयता हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय टीम ने फाइनल में 6ठी वरीयता प्राप्त इटली की महिला कंपाउंड टीम के खिलाफ खेलते हुए 178-171 से बढ़त हासिल की और 7 पॉइंट से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।